जाएगा। तो यहाँ पर हम इनमें जो है अपना और आप शब्द जो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के रूप में स्वयं का या अपने आप बोध करा रहे हैं, ऐसे शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। विशेष रूप से जहां केवल आप शब्द का प्रयोग होता है जी, जहां केवल आप शब्द का प्रयोग होता है, श्रोता के लिए हो, वहां यह आदर्शसूचक, और जहां आप शब्द का प्रयोग अपने लिए होता है वहां पर निजवाचक हो जाता है। आइए देखते हैं दूसरा सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निकटवर्ती के लिए हम जब सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं तो यह, ये, और जब दूरवर्ती के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वह, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम जैसे उदाहरण लेते हैं, प्राणी। प्राणी के लिए हम कहते हैं कोई गीत गा रहा है, तो यहां पर हम कोई जो बोल रहे हैं वो प्राणी के लिए है, लेकिन किस प्राणी के लिए है ये निश्चय नहीं है, इसीलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में जाना जाता है। उसी की जगह पर अगर हम वस्तु की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं उसे कुछ दे दो, उसे कुछ दे दो। तो यहां पर जो कुछ है वो वस्तु के लिए इस्तेमाल हो रहा है और ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से हम देखेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी अन्य सर्वनाम का या संज्ञा का संबंध बोध हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहां पर भी हम देख सकते हैं कौन आता है, तो यहां पर जब हम कौन की बात कर रहे हैं तो किसी प्राणी की बात कर रहे हैं। तुम क्या खा रहे हो, प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन जब हम क्या बोल रहे हैं तो यहाँ पे किसी वस्तु बोधक की हम बात कर रहे हैं। आइए हम लोग थोड़ा सा इसके और गतिविधियों को देखने की कोशिश करते हैं, सर्वनाम की कुछ गतिविधियां। स्लाइड से आगे बढ़ाएंगे वो। देखिए यहाँ पर हम वर्गीकरण कर सकते हैं बच्चों के बीच में। हमने कुछ चित्र दे दिए, आप फ्लैश कार्ड बना सकते हैं बच्चों के बीच में, और बच्चों को बीच में के बीच डाल के आप बोल सकते हैं बच्चों इसमें छांटिए कि कौन से पुरुषवाचक हैं, कौन से निजवाचक हैं, कौन से अनिश्चयवाचक हैं। तो मैं चाहूंगा कि एक दो आपके कमेंट आ जाते कि पुरुषवाचक संज्ञा में हम क्या क्या डालेंगे इसमें से। आप चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, बहुत उससे हमें पता चल रहा है कि आप लोग ध्यानपूर्वक इसे सुन रहे हैं और गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, और इसी प्रकार से आप अपने ये आप ध्यान जी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल, बहुत धन्यवाद रविंद्र जी, बहुत बढ़िया। ये ट्रेनिंग का मुख्य औचित्य जो है वो ये है कि आप ये सब जानते हैं, इसमें नो डाउट। अब मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसमें नहीं जानते हैं, लेकिन आप किस तरह से इन बच्चों तक इसे ले जाएंगे वही हमारे इस प्रशिक्षण का केंद्र बिंदु है, और हम तभी अपने को सफल मानेंगे जब आप ये बच्चों तक पहुंचे। तो ये कुछ माध्यम है। बिल्कुल मैं बिल्कुल, अनीता जी धन्यवाद, संजय जी बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए है, ये बच्चों के लिए फिर नहीं है, मैं आप लोगों के लिए बनाया हूं। तो दाल में कुछ पड़ा है, तो यहाँ जो कुछ है वो संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो आप देखेंगे यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। पेन जो विजय ने दिया था खो गया, तो यहाँ जो शब्द आ रहा है वो पेन और विजय जो है इनके बीच में संबंध दर्शा रहा है, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। सभी अपना अपना काम करो, तो यहां जो अपना अपना है ये निजवाचक सर्वनाम है। एक इंटरेस्टिंग है, मैं आपको चाहूंगा कि आप लोग चैट बॉक्स में जरूर इसको लिखें। मैंने कहा कि तुम उससे बात नहीं करो, मैंने कहा कि तुम उससे बात नहीं करो, इसमें उससे कौन सा सर्वनाम है? तो मैंने उत्तर तो यहां लिख दिया है पुरुषवाचक सर्वनाम है। मैं आपसे चैट बॉक्स में जानना चाहूंगा कि कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है ये उससे। मैंने कहा कि तुम उससे बात नहीं करो,
ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उससे ये कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक का कौन सा भेद है जी? जी मैं चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब मैं गतिविधि के माध्यम से अगले टॉपिक पर जाऊंगा। आप ये बताइए, चित्र में जो चित्र आपको दिख रहे हैं इसमें क्या भरेंगे? लाल, मीठा, गरम, रंग बिरंगे, हवा, ऐसा हरा। सॉरी, नहीं सर, आपने निश्चयवाचक लिखा। नहीं सर, मेरा प्रश्न था, थोड़ा सा पीछे जाएंगे निश्चित। देखिए आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं शायद। मुझे मैंने कहा मेरा प्रश्न है, मैंने कहा कि तुम उससे बात नहीं करो। इसमें जो उससे शब्द है, जो उससे सर्वनाम जो आया है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि कौन सा पुरुषवाचक है, उत्तम, मध्यम या अन्य? चलिए इसका उत्तर आप देते रहें जी। संजय तिवारी जी, अन्य जी। उषा देवी जी, मध्यम पुरुष नहीं है, अन्य पुरुष है, उससे। जी शायद हम लोग साइन आउट हो गए हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा जी, शशिकांत जी बिल्कुल सही बात। अन्य अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। चलिए हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। और आप मुझे बताएं, लाल, मीठा, गरम, रंग बिरंगे, हरा, तो सेब के लिए हम लोग क्या भरेंगे इसमें से? निश्चित रूप से बच्चे बताएंगे लाल सेब। लड्डू, बच्चे बताएंगे मीठा। पत्ता, बच्चे बताएंगे हरा। जी जी रविंद्र जी। चाय, गरम। फूल, रंग बिरंगे। तो देखिए हमने बच्चों से, बच्चे जब ये बताए जी, लाल सेब बिल्कुल, चाय, गरम चाय जी बिल्कुल, तो जब ये बच्चे बताएंगे तो हम बच्चों को बता सकते हैं कि जो लाल, मीठा, गरम, रंग बिरंगे, हरा, ये किसी ना किसी संज्ञा, जो नाम आए हैं किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति के विशेषता बता रहे हैं, उनके बारे में कुछ और बता रहे हैं, इन्हें ही हम विशेषण कहते हैं। तो हम बच्चों को रटाने की जगह पर हम बच्चों से बता सकते हैं कि बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो बच्चे रोचक तरीके से इसे समझने की कोशिश करेंगे। मैंने फिर से वो स्लाइड रखी हुई है, कल अरुण मिश्रा जी ने इस पर बात की थी कि नव गति, नव लय, ताल, छंद्र, सब नवल कंठ, नव जलद। तो ये जो कविता इन्होंने कल हम लोग ने रखी थी आप लोग के समक्ष, इसमें आप देखेंगे कि जो नव है, नवल है, जो ये शब्द आ रहे हैं ये विशेषण है। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। अब मैं आपके सामने एक और गतिविधि के माध्यम से रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपके जो चैट बॉक्स में आप लिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप काफी इंटरेस्ट ले रहे हैं। देखिए एक वाक्य हमने लिखे हैं, उसने नीली कमीज पहनी है। दूसरा वाक्य है, मुझे मीठे आम पसंद है। साहसी व्यक्ति ही आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह से मैंने दूसरा वाक्य लिखे हैं, उसकी कमीज नीली है, ये आम बहुत मीठे हैं, वह बहुत साहसी है। तो इसमें जो नीली
मीठे साहसी, दोनों वाक्यों में आया है। ऊपर के अगर हम बोले क वर्ग बोलते हैं और नीचे वाले को ख वर्ग बोलते हैं, तो आप देखेंगे नीली, मीठे, साहसी, ये जो शब्द आए हैं ये विशेषण है। ये नीली जो है कमीज के विशेषण बता रहा है, मीठा जो आम का विशेषण बता रहा है, और साहसी जो है वो व्यक्ति का विशेषण बता रहा है। लेकिन आप देखेंगे जो ऊपर क वर्ग लिखा हुआ है, तो क वर्ग के वाक्यों में नीला, मीठा और साहसी विशेषण जो है विशेष से पहले आया है। कमीज, आम और व्यक्ति जो विशेष है उससे पहले आया है, इसलिए इसे हम उद्देश्य विशेषण कहते हैं, उद्देश्य विशेषण। और जो नीचे ख वर्ग है उसमें देखिए नीली, मीठे, साथी, वही शब्द हैं, उन्हीं विशेषों के लिए लगाए हुए हैं, लेकिन वह विशेष के बाद आए हुए हैं, इसीलिए इन्हें विधेय विशेषण कहते हैं, इन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। आइए थोड़ा सा और विस्तृत रूप में हम चलेंगे। जब हम विशेषण की मुख्य रूप से भेद की बात करते हैं तो ये 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाण बोधक वाचक और सारणिक विशेषण। तो हम लोग एक एक करके इस पर थोड़ी सी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जब हम गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं तो इसको देखने की कोशिश करते हैं। हाथी बहुत बड़ा है, गाय भूरी है, हमें स्वच्छ जल से नहाना चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे जो बड़ा, भूरी, स्वच्छ, ये जो शब्द आए हैं ये हाथी विशेष, गाय विशेष या जल विशेष के लिए इस्तेमाल हुए हैं। तो हम इन्हें कहते हैं जो विशेषण शब्द विशेष के गुण, रूप, रंग, आकार, स्थान, काल, दशा, स्थिति, स्वभाव आदि का ज्ञान कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण के रूप में आपके बीच में रखने की कोशिश की है, जैसे गुण, या यहाँ पर हम दोष भी कह सकते हैं, गुण या दोष भी हो सकते हैं, मतलब अच्छा बुरा दोनों हो सकता है। तो अच्छा, बुरा, भला, पवित्र, मीठा, चतुर, मजबूत, समझदार, योग्य, सच्चा, परिश्रमी, परोपकारी, निडर, निपुण, कुशल, दानी, मूर्ख, कायर, पापी, नीच, हिंसक आदि जो है वो हमारे गुण दर्शा रहे हैं, इसलिए गुणवाचक विशेषण। इसी प्रकार से हम दशा या स्थिति या अवस्था की हम बात करें तो हम देखेंगे दुबला, रोगी, मोटा, कमजोर, पीला, गरीब, गाढ़ा, युवा, स्वस्थ आदि जो है ये अवस्था को दर्शा रहे हैं, दशा को दर्शा रहे हैं। उसी तरह से रंग रूप की हम जब बात करें तो मैला, लाल, सुनहरा, सफेद, हरा, पीला, आकर्षक, सांवला, काला, गुलाबी आदि हो सकते हैं। इसी प्रकार से हम आकार या प्रकार की जब हम बात करें तो चौकोर, लंबा, चौड़ा, गोल, तिकोना आदि की हम बात कर सकते हैं। जब हम समय या काल की जब हम बात करें तो हम देखेंगे आधुनिक, पुराना, अगला, बासी, ताजा, नया, प्राचीन, मौसमी, दैनिक, मानसी आदि। इसी प्रकार से हम स्थान की जब बात करें तो देसी, भारतीय, बाहरी आदि। स्वाद की बात भी हम कर सकते हैं, खट्टा, कड़वा, नमकीन, मधुर आदि। स्पर्श, कठोर, मुलायम, कोमल आदि की हम बात कर सकते हैं। तो ये सारे जो हमने बताया ये गुण, अवस्था, दशा, रंग रूप, आकार, समय, काल आदि स्थान को दर्शा रहे हैं, ये हमारे कहलाते हैं गुणवाचक विशेषण। आइए हम दूसरे भेद पर चलते हैं। यहां पर देखिए दिया हुआ है चौथा बालक खड़ा हो जाए, प्लेट में 2 लड्डू हैं। तो यहां पर जो चौथा, 2 ये जो दर्शा रहे हैं ये हमारे संख्यावाचक विशेषण है,
यहाँ जो चौथा इस्तेमाल हो रहा है वो बालक विशेष्य के लिए है और 2 जो है वो लड्डू विशेष्य के लिए है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन वाक्यों में चौथा और 2 शब्दों से क्रम या संख्या का पता चल रहा है, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक विशेषण में भी 2 भेद होते हैं, एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण को हम देखेंगे, पेड़ पर 2 कबूतर बैठे हैं, तो हमें यहाँ निश्चित है कबूतर कितने बैठे हैं, 2। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूं, तो यहाँ 8वीं जो है वो निश्चित है, तो इसीलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण कबूतर और कक्षा के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की जब बात करें तो गांव में कुछ लोगों के घरों में ही टीवी लगा है, कुछ लोगों के, चावल के साथ थोड़ी रोटियां बना लो, तो गिने जा सकती हैं रोटियां, लेकिन निश्चित नहीं है कितनी है, इसलिए इसे अनिश्चितवाचक संख्यावाचक कहते हैं। जैसे अनिश्चित संख्यावाचक में हम और कह सकते हैं कुछ गुलाब, कई छात्र, अनेक लोग, चंद लोग, लगभग, सारी बातें, इस तरह से जो शब्द आते हैं जो विशेषता बता रहे हैं विशेष की, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण में भी हम निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक कह सकते हैं। इसी तरह से परिणाम बोधक विशेषण, यह 3 मीटर कपड़ा है, मां थोड़ा मीठा दीजिए। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो 3 मीटर और थोड़ा जो आ रहा है कपड़ा और मीठा के लिए, ये मात्रा बता रहे हैं, इसलिए इन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसमें भी हम दो बातें करते हैं, एक निश्चित परिमाणबोधक और दूसरा अनिश्चित परिमाणबोधक। मैंने 1 किलो पनीर खरीदी है, 7 लीटर तेल देना। तो यहां पर हम मात्रा को निश्चित कर रहे हैं, इसीलिए हम निश्चितवाचक परिमाणबोधक विशेषण कहते हैं। और अनिश्चित की जब बात करते हैं तो पिताजी के चाय में चीनी कम डालना, तो यहाँ जो कम है, या कल हमने ढेर सारी आइसक्रीम खाई, जो ढेर है, ढेर सारी, ये हमारे परिमाणबोधक विशेषण है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ऊपर वाले में थोड़ी सी गलती हो गई, मिसप्रिंट है, परिमाण बोधक होना चाहिए, परिणाम बोधक हो गया है, लेकिन नीचे 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 सही है सर, परिमाण बोधक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सार्वनिक या संकेतवाचक विशेषण, यहां पर हम देख रहे हैं बाहर कोई व्यक्ति शोर मचा रहा है, मुझे उस बच्चे ने धक्का दिया। तो यहां पर जो हम देख रहे हैं कोई या उस, जब हम बात कर रहे हैं तो ये वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, उन्हें मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि हिंदी में पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। इन शब्दों को जब एकांकी रूप में प्रयोग किया जाता है तो ये विशेषण का काम करते हैं। उस गाड़ी को वहां छोड़ दो, मेरा आदमी घर पहुंच गया है। ये आपके सार्वनामिक या संकेतवाचक, संकेत कर रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष को, इसलिए यहां पर इसको संकेतवाचक विशेषण के रूप में भी हम जानते हैं। कुछ व्यक्तिवाचक विशेषण भी होते हैं जो हम, जैसे वो होते तो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे बनारस, कश्मीर, बीकानेर, जोधपुर, लेकिन जब इनका इस्तेमाल करते हुए हम किसी दूसरी संज्ञा के बारे में उसकी विशेषता बताते हैं, तब हम उसे व्यक्तिवाचक विशेषण के रूप में जानते हैं। जैसे हम कहते हैं बनारसी साड़ी, तो यहाँ पर हमने साड़ी के लिए बनारसी जो इस्तेमाल किया है, वो बनारस जो व्यक्तिवाचक संज्ञा था उसको इस्तेमाल कर किया है हमने, इसलिए यहाँ पर हम व्यक्तिवाचक विशेषण के रूप में भी ये जोधपुरी, बनारसी साड़ी, बीकानेरी भुजिया आदि का इस्तेमाल हम करते हैं।
अब थोड़ा सा हम यहाँ पर और देखने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा, कि जब हम क्रिया के पूर्व इन विशेषण शब्दों को, खास करके सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग करते हैं, तब ये सर्वनाम बन जाते हैं। और जब इनका प्रयोग किसी संज्ञा के साथ होता है तब उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे हम कह रहे हैं वह पढ़ रही है, तो यहां पर हम वह जब बोल रहे हैं तो ये हमारा सर्वनाम के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और हम जब कह रहे हैं कि वह लड़की पढ़ रही है, तो ये वह हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लड़की विशेष के लिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे विशेषण। यह देखो, इसमें जो यह है वह सर्वनाम है। और जब हम कह रहे हैं यह कलम देखो, तो हम इसको कहेंगे विशेषण। यहाँ पर यह जो है वो कलम विशेष के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए यह विशेषण के रूप में इस्तेमाल होता है। तो यह, वह, ये, उन दोनों का विशेषण और सर्वनाम दोनों वे रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये निर्धारित करने के लिए कि क्या इन शब्दों में से एक सर्वनाम या विशेषण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। आपको यह देखना होगा कि यह वाक्य में क्या कर रहा है। यदि यह संज्ञा का स्थान ले रहा है तो ये सर्वनाम के रूप में कार्य करता है। और यदि यह किसी संज्ञा या सर्वनाम के बारे में प्रश्न अगर हम करें कि किस प्रकार का, कौन सा, कितना, इन चीजों का उत्तर अगर दे रहा है, तब हम उसे विशेषण के रूप में देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ गतिविधियां फिर बनाई हुई हैं, आपके सामने रखा हुआ है। बच्चों के बीच में आप इस तरह की गतिविधियों को बच्चों के बीच में ले जाएं। बच्चे बड़े रोचक तरीके से इस विशेषण को, या जो भी हम यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की बात कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखिए, चित्र के लिए सही विशेषण शब्द चुने। अब हम वहां पर बच्चों के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये विशेषण शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पेड़ का चित्र है, एक बूढ़ी औरत का चित्र है, तो यहाँ पर बच्चा बताएगा कि बूढ़ी औरत, लंबा पेड़, मीठा केक। तो इस तरह से हम बच्चों के बीच में कुछ ये वर्कशीट के माध्यम से हम प्रयोग कर सकते हैं। समय कम है, थोड़ा सा हम लोग इसको जल्दी से देखेंगे। क्रिया विशेषण पर कल की बात हुई थी, तो हम लोग इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करेंगे। तो क्रिया विशेषण में हम देखेंगे कि मान लीजिए हम कहते हैं कि सीता तेज दौड़ रही है। यहां पर दिया है हिरण तेज भागता है। तो यहां पर जो तेज शब्द आया है, यह क्रिया विशेषण के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। जिस तरह से संज्ञा की विशेषता बताने से भी आपको मैंने फिर से विशेषण और क्रिया विशेषण लिखा हुआ है। जब हम संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द की बात करते हैं तो हम विशेषण कहते हैं, और जब हम क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं तो क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण मुख्य रूप से उन प्रश्नों के, वाक्य में हम देखेंगे कि उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं, कहां, कब, कैसे, किस हद तक। इन प्रश्नों के जब उत्तर हमें मिलते हैं क्रिया के संबंध में, तो हम उनको कहते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्रिया के काल, स्थान, रीति और परिमाण बताते हैं। तो इन आधार पर हम क्रिया विशेषण को हम 3 भागों में बांटते हैं, प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर हम जब देखेंगे तो साधारण क्रिया विशेषण की हम बात करते हैं। ये कुछ इसी तरह वर्कशीट है, समय थोड़ा कम है, मैं थोड़ा आगे चल रहा हूं। प्रयोग के आधार पर हम देखेंगे साधारण क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों का प्रयोग किसी वाक्य में स्वतंत्र होता है उन्हें साधारण क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे सचिन जल्दी आ जाना, या बेटा जल्दी आओ, अरे सांप कहाँ गया। तो ये सब साधारण क्रिया विशेषण के रूप में आते हैं। संयोजक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों का संबंध किसी उपवाक्य से होता है उन्हें संयोजक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे जब परिश्रम ही नहीं तो विद्या कहां से, जहां पर अभी समुद्र है वहां पर कभी जंगल था। इसी तरह से एक और वाक्य ले सकते हैं, जहां तुम जाओगे वहीं मैं आऊंगा। तो ये संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं। इसी तरह से अनुबद्ध क्रिया विशेषण, जिन शब्दों का प्रयोग निश्चय के किसी भी शब्द भेद के साथ हो सकता है तो उसे हम अनुबद्ध क्रिया विशेषण कहते हैं। यह काम तो गलत ही हुआ है,
आपके आने भर की देर थी। तो इस तरह के जो शब्द इस्तेमाल होते हैं वो प्रयोग के अनुसार इन चीजों में आते हैं। रूप के अनुसार जब हम बात करते हैं तो मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण होते हैं। तो ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे के मेल से नहीं बनते मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे ठीक, दूर, अचानक, फिर, इस तरह से जो शब्द आते हैं। वह अचानक मेरे सामने आ गया, तो यहाँ पर जो सामने आया जो क्रिया बता रहा है उसमें अचानक जो शब्द है उस मूल रूप से वो मूल क्रिया विशेषण के रूप में आता है। यौगिक क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी दूसरे शब्द से में प्रत्यय या पद जोड़ने से बनते हैं, यौगिक क्रिया विशेषण। इस पर हम अलग से शब्द संपदा में बात करेंगे। तो मन से, जिससे, चुपके से, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो यौगिक क्रिया विशेषण। इसमें भी हम देखेंगे कि यौगिक क्रिया विशेषण बन है वो संज्ञा से बनते हैं, संज्ञा के दूसरे पद से या प्रत्यय लगा के बन जाते हैं, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से। मैं एक एक दो दो उदाहरण लेने की कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी। संज्ञा से जैसे बनते हैं सवेरे या आजन्म या प्रेम पूर्वक, रात भर। इसी तरह से सर्वनाम यहां वहां, विशेषण से चुपके, पहले, दूसरे, क्रिया से खाते पीते, सोते उठते, बैठते जागते। इस तरह से स्थानीय क्रिया विशेषण। ऐसे अन्य शब्द भेद जो बिना अपने रूप में बदलाव किए किसी विशेष स्थान पर आते हैं वह हमारे स्थानीय क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह अपना सिर पड़ेगा, तुम दौड़कर चलते हो। इसी प्रकार से अर्थ के आधार पर हम देखेंगे कि कालवाचक क्रिया विशेषण, जिन शब्दों से क्रिया के घटित होने के समय का पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, परसों। इसी प्रकार से आपके दूसरा है परिमाणवाचक और तीसरा है रीतिवाचक। तो ये आपके बीच में मैंने कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण को विस्तृत रूप से याद रखने की कोशिश की।